गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका बायोलॉजी की क्लास में। स्वागत है आपका कार्बोहाइड्रेट की क्लास में। पिछले लेक्चर तक हमने मोनोसेकेराइड्स कंप्लीट कर लिए थे और जो भी आवश्यक बिंदु है वो देख लिए थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है जो क्या होता है 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा किसका निर्माण करती है? ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करती है। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है ये हम यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों, ग्लाइकोसाइडिक बंध के बारे में। यह एक सहसंयोजी कोवेलेंट प्रकार का बंध होता है। सेकंड हो जाएगा इसके बारे में, यह निर्जलीकरण संश्लेषण का उदाहरण है। निर्जलीकरण संश्लेषण से बनता है। कैसे बनता है वो हम आगे देख लेंगे। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए ग्लाइकोसाइडिक बंध के बारे में कि ये क्या होता है, संयोजिक प्रकार का बंध है और ये निर्जलीकरण संश्लेषण से बनता है। और किसमें पाया जाता है? डाइसेकेराइड्स में। डाइसेकेराइड में पाया जाता है। डाइसेकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसेकेराइड का ही एक प्रकार है जो 2 मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में, जो कि है हमारा अगला बिंदु, डाइसेकेराइड। जो पिछली बार हमने जो पेप्टाइड बंध पढ़ा था दोस्तों, वो भी क्या था? सहसंयोजी प्रकार का ही था। उसी में भी क्या है, जल का अणु बाहर निकल रहा था, वो भी निर्जलीकरण संश्लेषण का ही उदाहरण था। और जो एमिनो एसिड होते हैं उनके मध्य क्या बन रहा था? पेप्टाइड बंध बन रहा था। अब हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड्स के बारे में। तो डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं? जब 2 मोनोसेकेराइड्स जब 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां डाइसेकेराइड तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा किसका निर्माण करती है? डाइसेकेराइड्स का निर्माण करती है। ये क्या होती है दोस्तों?
ये भी क्या है, स्वाद में मीठे होते हैं। जल में विलय होते हैं। और इनका सामान्य सूत्र क्या है? इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2O(n-1). अब यहाँ पर एक नई चीज ऐड हो गई। मोनोसेकेराइड्स में हमने पढ़ा था CnH2nO, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, CnH2n-2O(n-1). ये कैसे हुआ? ये ग्लाइकोसाइडिक बंध निर्माण के कारण हुआ। जब हम यहाँ समझ लेते हैं इसे दोस्तों, जब हम CnH2n, मान लो उदाहरण ही लेके चलते हैं ग्लूकोज का C6H12O6। ये एक ग्लूकोज की संरचना है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है जो CnH2nOn फॉर्मूले को संतुष्ट करता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइसेकेराइड्स। तो डाइसेकेराइड्स किससे मिलके बनेगा? दो मोनोसेकेराइड्स। एक मोनोसेकेराइड ये हो गया और इसी को हम दूसरा मोनोसेकेराइड मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में बंध बनेगा और वो बंध कैसे बनेगा? निर्जलीकरण द्वारा बनेगा। तो निर्जलीकरण में क्या होता है, जल का अणु बाहर निकलता है। तो यहाँ पर किसकी कमी हो गई? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो पहले तो इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं C12H24O12। ये होना चाहिए किस हिसाब से? इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या है, बंध बनने के कारण जल का अणु बाहर निकल रहा है, तो इस जल के अणु को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है ना, इसको माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो यहाँ पर बच जाता है C12H22O11। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो N है वो तो क्या रहेंगे, डबल है तो डबल ही रहेंगे, लेकिन इसके डबल से 2 कम हो जाएंगे। कौन? H, हाइड्रोजन। और इस जो N की संख्या है उसमें से 1 कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इन सबको जोड़ करके एक जल का अणु बाहर निकालना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कम करना है, तो वो हो जाएगा हमारा सामान्य सूत्र। अब इसमें N की जगह वैल्यू रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जैसे आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, अगर इसको ग्लूकोज और इसको फ्रक्टोज मान के चल रहे हैं तो क्या क्या बन रहा है, सुक्रोज। ये मोनोसेकेराइड्स तो लगभग सब सेम ही है, जो हेक्सोज स्ट्रक्चर होती है जैसे गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या है, ये सेम ही होते हैं दोस्तों। इसमें 6 कार्बन होते हैं, उनका ऐसे देखें तो फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम तो उसमें थोड़ा चेंजेज आ जाता है। तो ये क्या हो गई, सुक्रोज, शर्करा। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे सुक्रोज। सबसे पहले देख लेते हैं हम सुक्रोज ही देख लेते हैं, चलो। सुक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल हो गए, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब हम बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं कि ये किन 2 मोनोसेकेराइड्स इकाइयों से मिलकर बनते हैं, इनमें किस प्रकार से ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे माल्टोज।
तो दोस्तों हम पढ़ेंगे माल्टोज के बारे में। माल्टोज को हम माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। माल्ट शुगर, इसे क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर बोलते हैं। और ये किससे मिलके बना होता है? दो अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर के, दो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। कौन बनता है? माल्टोज बनता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली, वो हम यहाँ पर डिनोट करेंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरी स्ट्रक्चर और मैं बना देता हूँ यहाँ पर, वो भी काम आने वाली है। और दोनों ही स्ट्रक्चर किसकी है? अल्फा डी ग्लूकोज की बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि हम माल्टोज पढ़ रहे हैं और माल्टोज किससे मिलके बना होता है? दो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। दो, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज इंटू 2 क्या हो गया? माल्टोज। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और OH समूह लगाएंगे। इस तरीके से होते हैं, अल्फा में हाइड्रोजन ऊपर और OH नीचे। बाकी सब चीजें क्या होती है? सेम होती है दोस्तों। इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है उस पे ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे की तरफ OH है। तो हमने चेक कर लिया कि ये दोनों स्ट्रक्चर किसकी है? अल्फा डी ग्लूकोज की है। अब हमें बनाना है क्या? माल्टोज या डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड में क्या होता है दोस्तों? निर्जलीकरण से एक बंध बनता है जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं। तो इसका ये OH समूह, इसका हाइड्रोजन समूह में क्या है? एक जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये है पहला कार्बन, पता है दोस्तों आपको? इस साइड में पहला कार्बन है, राइट साइड में। तो ये भी इसमें क्या है? पहला कार्बन। ये कौन सा हो गया? दूसरा, तीसरा और ये चौथा कार्बन। तो पहले कार्बन के का OH समूह और चौथा कार्बन का हाइड्रोजन समूह बाहर निकलता है जल के अणु के रूप में, और इन दोनों के बीच में एक बंध बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो दोस्तों कैसे बनेगा? ये जल का अणु बाहर निकल गया, हमने लिख दिया -H2। इसको मैं वापस बना रहा हूं एज इट इज। ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये OH समूह, ये OH, ये हाइड्रोजन, CH2, OH, HOH। अब इसको बना रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या था? ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन मैंने लिख दिए दोस्तों। ये देखो दोनों हाइड्रोजन आ गए, जल का अणु बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? एक ऑक्सीजन समूह बचा हुआ है। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बंध बना लेंगे। लेकिन इनके बीच में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन शेष रह जाएगा, जो कि हमने देखा है कि यहाँ पे बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। और ये भी क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्या बन गया? ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया हमारे पास माल्टोज। और इसमें कौन सा बंध है? ये कौन सा बंध हुआ? इस बंध को बोलते हैं हम, देखो इसका नाम ध्यान से देखना है दोस्तों। ये दोनों अल्फा स्ट्रक्चर है, दोनों अल्फा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले लिख देंगे अल्फा। अब सबसे पहले कौन सा कार्बन है?
इन्वॉल्व हो रहा है इस बंध में पहला कार्बन, तो इस पे लिख देंगे फर्स्ट। और उसके बाद कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, फोर्थ, तो 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो इस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, बनता है, जो हमने देखा। और इसे कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि माल्टोज में किस तरीके का बंध होगा। माल्टोज में जो ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है वो कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये याद रखना है, अल्फा 1,4। ठीक है दोस्तों, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज ये दो मोनोसेकेराइड इकाइयां निर्जलीकरण द्वारा माल्टोज का निर्माण करती है, जिसमें 1 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। अब हम पढ़ेंगे किसकी स्ट्रक्चर, लैक्टोज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो लैक्टोज क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था एपीमर के बारे में, पिछले लेक्चर में, शायद पिछले लेक्चर में देखा था कि एपीमर क्या होते हैं। ग्लूकोज के दो एपीमर बताए थे मैंने, मैनोज और गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज चौथे कार्बन पर H और OH की पोजीशन चेंज होने से बनता है। तो देख लेते हैं हम लैक्टोज शर्करा। इसी को हम बोलते हैं मिल्क शुगर। इसे क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। क्यों, क्योंकि ये दूध में पाई जाती है। मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। और ये किससे मिलके बना होता है, ये मिलके बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों से मिलके बना होता है कौन, लैक्टोज। तो स्ट्रक्चर अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दूं दोस्तों, या फिर एक बार देख ही लो आप स्ट्रक्चर। बीटा डी गैलेक्टोज की कैसी होगी स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के जैसी होगी, लेकिन हम यहाँ पर एक जगह पे चेंज देखेंगे। तो स्ट्रक्चर किसके जैसी होगी, बीटा प्रकार की जैसी, बीटा प्रकार की होगी। अब बीटा प्रकार कैसे बनता है वो पता है आपको। ये CH2OH ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन, यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर हम किसे देखते हैं, बीटा रूप है, तो OH कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। और हाइड्रोजन किस साइड में आ जाएगा, नीचे की साइड में आ जाएगा। अब ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। थर्ड पे भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। फोर्थ कार्बन में क्या परिवर्तन होगा, हाइड्रोजन जो नीचे था वो ऊपर था, वो नीचे आ जाएगा और OH ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हो गई। इसे क्या बोलेंगे, बीटा डी गैलेक्टोज। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये हाइड्रोजन और ये OH अगर मैं लिख दूं तो ये कौन किसकी स्ट्रक्चर हो गई, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई। अब बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज के एपीमर होते हैं गैलेक्टोज। कब बनेंगे, जब फोर्थ कार्बन पर H और OH चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फोर्थ कार्बन ये वाला है दोस्तों, तो इस पर मैं OH को ऊपर और हाइड्रोजन को नीचे लिख रहा हूँ। तो ये क्या बन गया, बीटा डी गैलेक्टोज। अब इसके साथ किसकी रिएक्शन कराएंगे या कौन आएगा, इसके साथ आ जाएगा बीटा डी ग्लूकोज आ जाएगा। तो ये HCH2OH HOH OH HHOH और यहाँ पर बीटा प्रकार का है तो OH ऊपर होगा और हाइड्रोजन नीचे होगा। अब
अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाना है। वो कैसे बनता है? गैलेक्टोज के OH समूह और लैक्टोज के हाइड्रोजन से, गैलेक्टोज के OH और लैक्टोज के हाइड्रोजन से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये जल का अणु बाहर निकल गया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो हम इधर लिख, ये तो हो गया बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जल का अणु बाहर निकला, इनको वैसे के वैसे बनाएंगे वापस। ये OH है, यहाँ पर बीटा प्रकार का है तो OH ऊपर होगा। यहाँ से CH2OH हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या था, OH ऊपर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो इसका प्रथम कार्बन है उस पर हम OH समूह तो बाहर निकल गया है, यहाँ पे क्या बच रहा है, H बच रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर जो चौथा कार्बन है किसका, ग्लूकोज का, उस पर क्या बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। किस तरीके से बनेगा, ये ऑक्सीजन बीच में आ गया और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया। तो ये कौन सा बंध है, ये बंध है ग्लाइकोसाइडिक बंध। लेकिन क्या नाम हो जाएगा इसका वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या बना, ये बन गया हमारे पास लैक्टोज, लैक्टोज बन गया। अब इसमें बंध कौन सा बना वो हम देख लेंगे। ये क्या है, गैलेक्टोज, कौन से प्रकार का, बीटा प्रकार का, तो बीटा। अब इसमें कौन सा कार्बन भाग ले रहा है, फर्स्ट कार्बन, तो बीटा 1। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, बीटा, तो बीटा सेम ही रहेगा। और कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, चौथे कार्बन से, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो लैक्टोज में कौन सा बंद हुआ, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंद हुआ, और दो बीटा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, लैक्टोज का निर्माण कर रहे हैं। अब तीसरा ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में सब जानते होंगे। सुक्रोज हमारे घरों में जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों, और इसीलिए इसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और ये किससे मिलती है, गन्ने से मिलती है, इसलिए इसे केन शुगर भी कहते हैं। और एक और इसका स्पेशल नाम हो जाएगा इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे, ये बात हमें आगे समझ में आएगी। तो दोस्तों इसके 3 नाम हुए, टेबल शुगर, केन शुगर और इन्वर्ट शुगर। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये किस तरीके से बनता है। तो सुक्रोज का निर्माण होगा अल्फा ग्लूकोज व बीटा फ्रक्टोज से। तो इसका निर्माण किससे होगा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से। और इसमें जो बंध बनेगा इन दोनों मोनोसेकेराइड्स के बीच में, जो
ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा वो कौन सा होगा दोस्तों, मैं यहीं बता देता हूं। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो सुक्रोज के ये उपनाम हो गए और ये किससे बनता है ये हमने देख लिया, और इसमें कौन सा बंध होता है ये भी हमने देख लिया। अगर कार्बोहाइड्रेट से कोई क्वेश्चन बनता है पीएमटी में या नीट एग्जाम में तो 50% चांस होते हैं दोस्तों सुक्रोज से क्वेश्चन बनने के। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म, तो हम अल्फा फॉर्म बना देंगे यहाँ पे, अल्फा ग्लूकोज। ये हो गया दोस्तों अल्फा ग्लूकोज। और किससे रिएक्ट करेगा ये, बीटा फ्रक्टोज से। तो बीटा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में देखो बना रहा हूँ, ये थोड़ा उल्टा बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बनेगा उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास बीटा फ्रक्टोज, ये अल्फा ग्लूकोज और ये बीटा फ्रक्टोज। इन दोनों के बीच जल अपघटन से एक बंध बनेगा, तो इसका OH और इसका H, ये बाहर निकल जाएंगे जल के अणु के रूप में और हमें कौन सी स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी, -H2O। ये हुआ। और अब हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिली दोस्तों, ये हो गया सुक्रोज का फॉर्मूला। ये जो बंध बना है ग्लाइकोसाइडिक प्रकार का, इसका क्या नाम हो जाएगा, ये ग्लूकोज में कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों देखिए जिस CH2OH के साथ OH समूह होता है वो वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा है, सेकंड कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। तो यहाँ पर कौन सा कार्बन है, सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट वाला कार्बन हो गया। उसके बाद में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इस तरीके से हमारे को बंध किन दो कार्बन के बीच में मिला, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में। तो हमारा ग्लाइकोसाइडिक बंध का नाम हो जाएगा अल्फा 1। इसकी स्ट्रक्चर है अल्फा टाइप और कौन से कार्बन पर बन रहा है, फर्स्ट कार्बन। और बीटा 2 फ्रक्टोज बीटा टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें दूसरे कार्बन पर ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे हम, सुक्रोज। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज जल अपघटन से
किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। और किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? अल्फा-1 बीटा-2 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा। दोस्तों हमने यहाँ देखा था कि इसे इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं। तो इन्वर्ट शुगर क्या है? जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से देखें तो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूमने मतलब किसी एंगल से घुमाने की कैपेसिटी होती है, जो प्रकाशिक समावेता होती है उसमें ये आता है। तो अल्फा जो ग्लूकोज है और बीटा फ्रक्टोज है वो दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश को जिस एंगल से घुमाएंगे इन दोनों का मिक्सचर उसके विपरीत घुमाएगा, अर्थात इनका जो रोटेशन है वो उल्टा होगा। इसलिए सुक्रोज को क्या बोलेंगे हम? इन्वर्ट शुगर बोलेंगे दोस्तों। तो इनका जो रोटेशन है वो विपरीत होने के कारण सुक्रोज को क्या बोलेंगे? इन्वर्ट शुगर बोलेंगे। अब सुक्रोज का एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो हम आगे देखेंगे। हमारा अगला बिंदु होगा इससे पहले रिड्यूसिंग शुगर, अपचाई शर्करा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है कार्बोहाइड्रेट में जो हमें पढ़ना है। रिड्यूसिंग शुगर इसे बोलेंगे हिंदी में अपचाई शर्करा। ये क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वे शर्करा जिनमें एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र होता है, और एनोमेरिक कार्बन के बारे में आप अच्छे से जानते हो। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र होगा इसमें। क्या कहलाती है? रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। एनोमेरिक कार्बन के बारे में हमने देखा था कि जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, और क्रियात्मक समूह क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में? एल्डिहाइड और कीटोन। तो जिसमें क्रियात्मक समूह होगा वो कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन। अब ये अपचाई शर्करा क्यों कहते हैं इसे? अपचाई शर्करा इसलिए बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर को क्योंकि ये Cu+2 को किस में बदल देगी? Cu+ में। अर्थात किसी आयन को या किसी कंपाउंड को क्या कर रही है? अपचेत कर रही है, जो उसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें लेके आ रही है। तो ये Cu+2 इसे क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन को रिड्यूसिंग शुगर की उपस्थिति में किसमें बदला जा रहा है? क्यूप्रस आयन में। ये केमिस्ट्री की बात है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ इक आ रहा है लास्ट में और यहाँ अस आ रहा है। तो अस है वो लोअर स्टेज होती है या लोअर वाली स्तर होता है किसी भी आयन का, और जो इक होता है वो अपर स्टेज होती है। तो Cu+2 को रिड्यूसिंग शुगर किस में बदल रही है? Cu+ में। तो इसने इसका अपचयन कर दिया तो ये खुद क्या हुई? ये इसने इसका अपचयन कर दिया तो ये अपचायक हो गई। अपचायक हो गई दोस्तों, ठीक है। अब इसने Cu+2 को Cu+ में बदला तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? हमें दो परीक्षण
पॉजिटिव मिले तो हमें इस चीज का पता चल जाएगा। तो ये शर्कराएं क्या देती हैं? बेनेडिक्ट, ये केमिस्ट्री में आता है। बेनेडिक्ट परीक्षण व फेहलिंग परीक्षण, फेहलिंग परीक्षण धनात्मक देगी। क्या देगी? धनात्मक। तो रिड्यूसिंग शुगर Cu+2 को Cu+ में बदलती है। इसके कारण ये बेनेडिक्ट परीक्षण और फेलिंग परीक्षण क्या देगी? धनात्मक देगी। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसकी परिभाषा से पता चलेगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। तो जिसमें एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है वो सारी क्या होगी? रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो सारे मोनोसेकेराइड्स किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे, अर्थात उनका जो एनोमेरिक कार्बन था वो क्या था? बिल्कुल फ्री था। इसलिए सभी मोनोसेकेराइड क्या हो जाएंगे? रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे। और दूसरा है अधिकांश डाइसैकेराइड। सैकेराइड हमने ओलिगोसेकेराइड में पढ़ा था। 3 डाइसैकेराइड एग्जाम्पल थे, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। उसमें से जो अधिकांश है वो क्या दर्शाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर के रूप में काम करते हैं। अब इसका अपवाद क्या हो जाएगा? इसमें अपवाद है सुक्रोज। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अनअपचाई शर्करा कौन सी होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर तो ये सब है, लेकिन इसके उल्टा हमने अपवाद कौन सा पढ़ा? सुक्रोज, जो कि क्या है? अनअपचाई शर्करा है। तो इसे क्या बोल देंगे? अनअपचाई शर्करा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर की बात हो गई दोस्तों। अब हम इसके बाद पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अपना साथी 12th में है या फिर अपनी नीट की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है, उस तक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।